जी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था जरा मुझे बताएं। टैग्स पढ़े थे। जी भाई पूछ रहा हूँ। टाइटल का मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा व्यू कोड, कॉनिकल या कैनोनिकल। आप इन्हें टैग नहीं बोलोगे, हम ये कहेंगे कि हमने एसईओ के फैक्टर डिस्कस किए हैं, जिसमें टाइटल है, जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन है, जिसमें फेविकॉन है, और क्या था, जिसमें व्यू पोर्ट था, ठीक है ये, और कैनोनिकल को देखा था। कैनोनिकल मुझे ज़रा समझाएं पहले कि कैनोनिकल क्या था। कॉपी और कंटेंट तो जी बोले। कंटेंट अगर कॉपी किसी और पेज पे भी किया हो, हम्म, इधर कॉपी किया हो, वहाँ पे कैनोनिकल का टैग लगता है। ठीक है, जहाँ पे कैनोनिकल, जहाँ डुप्लीकेट होता है वहाँ पे वेरी गुड। अच्छा, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है होम पेज के हवाले से, वो कौन एक्सप्लेन करेगा? जो कैनोनिकल का कॉन्टेक्स्ट होम पेज के हवाले से है वो क्या है? शाबाश। आप लोग नहीं देखते चैनल, और जो चीज़ें आपको चैनल में इंफॉर्मेशन मिलनी है वो क्वेश्चंस आप मुझसे, बहुत सारे स्टूडेंट, सारे नहीं बहुत सारे। पहले दिन बताया था ना कि चैनल हम लोगों ने क्यों बनाया है, ताकि आप लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सब लोग चैनल को ज़रूर देखा करें। हाँ गुड, आपको मैं क्लास के बाद बताऊंगा चैनल का, ठीक है? आप बाद में आए हो ना, मैं क्या बाद में बताता हूँ मैं आपको। लेकिन आपके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आज आना है कि नहीं आना। तो उस पर मैंने सुबह ही मैसेज कर दिया हुआ था कि ऑफ नहीं है। तो आप लोगों ने चैनल नहीं देखा था ना, इसलिए। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताएं कैनोनिकल का होम पेज के साथ क्या, कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या है उसका एडवांटेज? होम पेज के हवाले से जरा जल्दी से बताएं, मैंने आगे पढ़ाना है फिर जितनी देर में ये क्लिक्स हो रहे हैं। जी, होम पेज के हवाले से इम्पोर्टेंस क्या है कैनोनिकल की? हमने डिस्कस किया था ना होम पेज के हवाले से, उसको डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। और सबसे इम्पोर्टेंस तो होम पेज के हवाले से ही उसका कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि वो डुप्लीकेट तो कंडीशनल हो गया ना, जरूरी नहीं है डुप्लीकेट हो। किसी बंदे ने कहा होगा नहीं करना डुप्लीकेट, भाई मैंने ठीक है पहले से ही डिसाइड किया हुआ है, क्रॉस चेक रखो, कॉपी नहीं होना चाहिए। जो कंटेंट होम पेज पर है वो अबाउट अस पर ना हो, जो अबाउट अस पर है वो कोर्सेज पर ना हो, तो वो तो उसने पहले ही क्रॉस चेक रखा हुआ है। लेकिन एक कैनोनिकल है जो लाजमी तौर पर लगना ही लगना है। जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, सब खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। फीमेल स्टूडेंट्स, वो जो बिल्कुल पीछे बैठ जाते हैं जाकर, वो आगे सीट खाली हो फिर भी पीछे बैठते हैं। अच्छा, आप एब्सेंट थे प्रीवियस क्लास में तीनों? आप दोनों एब्सेंट। हाँ जी, ये जो आप लोग रहा, ये तो बाकी सारे भी एब्सेंट ही थे हैं? आप फिजिकली एब्सेंट थे, वर्चुअली एब्सेंट थे, इसका मतलब है जी। वेबसाइट के हवाले से उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? मैंने कहा था ना, दो हवालों से हम उसको देखते हैं, एक डुप्लीकेशन के हवाले से देखते हैं और एक होम पेज के रेफरेंस से भी देखते हैं। हम लोगों ने वेबसाइट खोली, abc.com खुल गई। फाइल तो नहीं लिखा मैंने लिखा abc.com। ये तो सबको पता है ना कि ये फाइल नेम नहीं है, ये तो वेबसाइट का URL है। लेकिन उसकी फाइल कौन सी है? इंडेक्स वाली फाइल है। तो अब मैंने लिखा abc.com/index.html या index.php, फिर भी वही चीज खुली ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक वेबसाइट के दो URL हैं। तो फिर यहां पर कैनोनिकल की बात आ गई। अब ये वाली बात किसी वेबसाइट के हवाले से तो नहीं है, ये वाली वेबसाइट तो हर वेबसाइट के हवाले से है कि भाई हर वेबसाइट URL, उसका URL भी है और वो फाइल से एक्टिवेट भी हो रही है, जिस फाइल में सारा काम हुआ हुआ है। यानी abc.com एक URL है, डोमेन है, उसको लिखने से एक वेबसाइट खुलती है। लेकिन वो कौन सी खुलती है, उसे खोलता कौन है? एक फाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तो फाइल ओरिजिनल समझेगा वो। अब बेसिकली देखा जाए तो फिजिकली तो फाइल है। abc.com क्या है? एक वर्चुअल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस नहीं है। भाई जो काम आप करने लगे हो वो तो फाइल में कर रहे हो, यानी काम किस में हो रहा है? index.html में। लेकिन जब हम लाइव होते हैं तो हमारा डाटा दो तरह से खुलता है, एक abc.com से और एक abc.com/index.html, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एग्जांपल भी दिखाई थी।
इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेबसाइट का जो होम पेज है वो डुप्लीकेट है, अपनी फाइल नेम के साथ डुप्लीकेट है। अब क्राउलर को क्या पता लगेगा भाई, क्राउलर कहेगा भाई abc.com को रैंक करूं कि abc.com/index.html को रैंक करूं, तो इसलिए हमें एक कैनोनिकल तो हर वेबसाइट पे लगाना ही लगाना है। किस फाइल के अंदर? index.html में जाना है और उसके अंदर यूआरएल क्या देना है? सिर्फ वेबसाइट का नाम, कोई फाइल का नाम नहीं देना। मैंने कहा कोई फाइल का नाम नहीं देना, बल्कि उसके अंदर सिर्फ ये लिखेंगे https abc.com बस। कहां लिखा हमने ये? abc.com/index.html में। अब जब क्राउलर आया तब उसने कौन सी फाइल को देखा? इंडेक्स को। इंडेक्स के अंदर उसे कैनोनिकल मिला और वो ये कह रहा है कि भाई ये तो कॉपी है, रैंक किसको करना है? बगैर इन फाइल नेम के उसको रैंक करना है। सो ये वो वाला कैनोनिकल है जो एसईओ के हवाले से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग है। किसी भी तरह की हमारे पास वेबसाइट होगी, ये वाला कैनोनिकल उसमें इफेक्टिव होगा। ये है होम पेज के हिसाब से कैनोनिकल की इंपॉर्टेंस। और ये हर वेबसाइट में होगा कि नहीं होगा? भाई हर वेबसाइट में होगा। कोई भी वेबसाइट होगी उसकी एक फाइल है और एक उसका यूआरएल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेबसाइट में ये बात मौजूद होगी। अब एक काम और करते हैं, मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूं, अब हम अगली चीज देखने जा रहे हैं, दैट इज साइट मैप। व्हाट इज साइट मैप? इसको देखते हैं और पहले ये देखते हैं कि इस वेबसाइट का साइट मैप है कि नहीं है। अब एक फाइल का नाम जो मैंने टाइप किया, देख लें क्या टाइप किया मैंने लिखा है साइट मैप। पूरी वेबसाइट का नाम लिखा, जैसे पहले हम लिख रहे थे index.html आगे। अब मैंने आगे क्या लिख दिया? साइट मैप .xml। ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। साइट मैप टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, कैनोनिकल टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। तो साइट मैप .xml लिख के मैंने एंटर किया। जरा इधर आ जाते हैं, इस फाइल का नाम पता लग गया आपको क्या है जी? क्या नाम है? साइट मैप .xml। किसी की भी वेबसाइट है, किसी भी नाम की वेबसाइट है, किसी भी टॉपिक के ऊपर वेबसाइट है, हर वेबसाइट का एक साइट मैप होना चाहिए और उस साइट मैप का नाम हमेशा क्या होगा? साइट मैप डॉट। इसका वेब आप देख रहे हैं साइट मैप .xml। किसी जगह पर मैं वेबसाइट का यूआरएल डिस्कस ही नहीं हो रहा। यहां ये वेबसाइट से इंडिपेंडेंट है, यानी इसमें वेबसाइट का नाम कहीं नहीं है। हर साइट मैप का नाम साइट मैप .xml ही होगा। ठीक है? साइट मैप है क्या चीज? साइट मैप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके घर किसी गेस्ट ने आना होता है, या आप जब इन ड्राइव बुक कराते हो तो आप उसको अपनी लोकेशन भेजते हैं। ठीक है जी? आप उसे अपना एड्रेस भेजते हो, वो उस एड्रेस को फॉलो करते हुए आपके पास आ जाता है। एक तरीका यह है कि आपसे उसको बता दो एड्रेस, तो उसे दिक्कत होगी जरा पहुंचने में। इसी तरह अगर हम अपनी पूरी वेबसाइट को क्राउलर को अंडरस्टैंड करवा दें उसका पाथ, इसकी एग्जांपल यूं ले लेते हैं। हम कहते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मूवीज देखते हैं ना, वो खजाना ढूंढने जिन चले जाते हैं, हाथ में कागज होता है, घूम रहे होते हैं खजाना ढूंढने के लिए। तो अगर उनके पास नक्शा ना हो, टाइम लगेगा ना। इसी तरह अगर हम अपनी वेबसाइट का भी नक्शा क्राउलर को पकड़ा दें हाथ में कि लो भाई ये मेरी वेबसाइट का मैप है, तुमने किस जगह पर जाना है? होम पर जाना है। होम के अंदर बाद सर्विसेज का टैब है, सर्विसेज के अंदर 5 ये टैब्स हैं और उसके अंदर ये वाला एक टैब है। डिटेल्स उसे पता लगी आपकी वेबसाइट की सारी, पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि भाई आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है? इज साइट मैप। अब अगर एक वेबसाइट का साइट मैप है और एक वेबसाइट का साइट मैप नहीं है, तो क्राउलर को आसानी किस में होगी? साइट मैप में आसानी होगी, और जिसका साइट मैप नहीं होगा उसमें से डिफिकल्टी होगी। इसलिए यह भी एसईओ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि हमें अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है। अब पहले तो मैंने एक वेबसाइट खोली और मैंने आपको दिखाया उसका साइट मैप, तो हमारे सामने साइट मैप खुल के आ गया। ऐसे ही है, आप देख रहे हैं कि ये HTML फाइल भी नहीं है, इस दफा नहीं है ना, ये एक XML फाइल है। XML का मतलब होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। जैसे HTML का था ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। हमने इस कोड को पढ़ना भी नहीं है, हमें इस कोड को रीड करने की जरूरत भी नहीं है। इसके अंदर जो टैग्स लगे हुए हैं ये भी हमसे काम नहीं है कि भाई हम इसको रीड करेंगे, ना हमने इसे याद करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। बना तो हुआ है ना, ये जनरेट कैसे होगा।
ये हमारे पास ऑनलाइन टूल्स हैं, उसकी मदद से हम वेबसाइट का साइट मैप जनरेट कर लेंगे। और ये साइट मैप की प्रैक्टिस आप घर में बैठ के कर सकते हो किसी भी वेबसाइट के एक्सेस के बगैर। यानी इसमें आपको वेबसाइट की एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको वेबसाइट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप प्रैक्टिस करने के लिए घर जाएं और जितनी वेबसाइट का मतलब आप चाहें वेबसाइट का नाम लिखें, उसका साइट मैप बना देगा। बेशक उसका पहले से बना होगा फिर भी बना देगा। तो ये प्रैक्टिस तो आप वैसे ही कर सकते हो जी। अब हमने करना क्या है, आपने क्या करना है जी, आपको ऐसी वेबसाइट पर जाना है जो साइट मैप जनरेट करती हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो हम कीवर्ड के थ्रू चले जाते हैं। भाई हम डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, बात ही कीवर्ड की कर रहे हैं, तो क्या करने जा रहे हैं, हम साइट मैप जनरेट करने जा रहे हैं। कैसे करने जा रहे हैं, ऑनलाइन करने जा रहे हैं। सो मैं कहता हूँ भाई ऑनलाइन साइट मैप, देखो उसने बता दिया, हाँ साइट मैप जनरेटर। बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी जो साइट मैप आपको ऑनलाइन बनाकर देंगी। सबसे ऊपर आ गया XML साइट मैप जनरेटर। चलिए जी, मैं पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ। चाहे तो कीवर्ड लिख के सर्च कर लें, और अगर आपको वेबसाइट का नाम याद रहे तो xml-sitemaps.xml। इस वेबसाइट पे मैं आया हूँ, और भी वेबसाइट्स थी, मैं इस पर आ गया हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट भी लिखेंगे तो आप इसी जगह पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है भाई, यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट का नाम दो, जिस वेबसाइट का आप साइट मैप बनाना चाहते हो। इंटरनेट से जिस भी वेबसाइट को देखोगे, जिसका आपका दिल करे, आप साइट मैप जनरेट कर सकते हो। सो मैं यूं करता हूँ, अभी जो मैंने वेबसाइट खोली थी उसी का मैं बना देता हूँ आपको, हालांकि बना भी हुआ ऑलरेडी। Ctrl+C और Ctrl+V। इसमें कुछ गलत हुआ है, क्या गलत है इसमें भी? एड्रेस में कुछ गलत है तो बता दो स्क्रीन देके। हाँ जी, मैंने पाथ वो वाला भी लगा दिया ना जो उसका साइट मैप का था। आपको यहाँ पे कौन सा पाथ देना है, सिर्फ वेबसाइट का एड्रेस देना है, सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखना है, कोई पेज नहीं खोलना। हाँ, तो मैं इसको पीछे ले आऊँ और इसे क्या कर देते हैं, स्टार्ट। चलो बनना शुरू हो गया। कहता है 500 पेजेस अगर आपके होंगे, इतने सारे पेजेस किसी के नहीं होते वेबसाइट पे, बहुत ही कोई प्रोफेशनल होगा जिसके होंगे। तो कहता है 500 पेजेस अगर आपके हैं तो फ्री साइट मैप आपका बन जाएगा, कोई कॉस्ट आपकी नहीं आएगी जी। बन गया। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये वाली ऑप्शन जब अवेलेबल हो जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि साइट मैप क्रिएट हो गया। व्यू साइट मैप डिटेल्स जी, ये आ गया साइट मैप। क्या कह रहा है, डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल, इस पर क्लिक कीजिए, ये आ गई है। आ गया, ये सेव हो गया मेरे पास। अब मैंने वेबसाइट को जब अपलोड करना होगा तो वहां पे जाकर मैं साइट मैप को भी अपलोड कर दूंगा। ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो साइट मैप है ये लाइव अपलोड कैसे होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं एक वेबसाइट की होस्टिंग खोलूंगा और आपको इसको अपलोड करने का तरीका भी बताऊंगा। सो ये हमारा एक टेक्निकल फैक्टर हो गया कि भाई साइट मैप कैसे बनाना है। ठीक है, हमने जनरेट किया और जनरेट करने के बाद उसको सेव कर लिया। ये अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सर मेरे को पता है कैसे लगेगा कि किसी वेबसाइट के अंदर साइट मैप है कि नहीं है। अभी सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था मैंने, सबसे पहले मैंने चेक ही किया ना। सबसे पहले मैंने लिखा था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट dckitchen.org/sitemap.xml, तो पेज खुल गया। अगर कुछ भी ना खुलता, एरर पेज खुलता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइट मैप मौजूद नहीं है। पहले मैंने टेस्ट करवाया आपको कि चेक करेंगे हम कि है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, पीक में आए, यहाँ पर PDF में आओ, और यहाँ पर एक फाइल होगी रोबोट्स की। रोबोट्स क्या होता है जरा देखते हैं। ये रीडायरेक्ट्स है, रोबोट्स यहाँ लिख लें, मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा।
अब एक और अगला फैक्टर हम देख रहे हैं एसईओ का, ये भी टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स में कंसीडर होगा, और ये क्या है, रोबोट्स की फाइल। ये भी HTML की फाइल नहीं है, ठीक है। ये रोबोट्स की फाइल क्या चीज़ है इसको भी अभी हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले वही काम करते हैं, टेस्ट करते हैं कि किसी वेबसाइट की रोबोट्स फाइल है कि नहीं है। रोबोट्स फाइल का नाम क्या है, robots.txt। हर वेबसाइट के ऊपर रोबोट्स की फाइल का क्या नाम होगा, रोबोट्स। जैसे मैंने कहा ना, हर वेबसाइट पर साइट मैप की वेबसाइट का फाइल का क्या नाम होगा, साइट मैप डॉट XML। तो हर वेबसाइट पर रोबोट्स की फाइल का क्या नाम होगा, robots.txt। सो मैं यहाँ आया, मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई इसका रोबोट्स है कि नहीं है। लिख दिया मैंने robots.txt, वेबसाइट का नाम लिखा और robots.txt लिख दिया, चले आगे वेबसाइट बना हुआ आ गया रोबोट्स। अब घर जाएंगे आप जब, तो प्रैक्टिस कीजिएगा मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर कि किसका साइट मैप मौजूद है, किसका नहीं है, किसकी रोबोट्स फाइल है, किसकी नहीं है। अच्छा, रोबोट्स फाइल क्या है जरा ये भी देखते हैं। रोबोट्स फाइल का मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा था शुरू में कि हर बार एक ही बात कर रहा हूं कि भाई आपकी वेबसाइट पे क्राउलर ने आना है, ऐसे ही है ना, हर दफा हम यही कहते हैं। फिर आपकी वेबसाइट को क्राउलर क्या करेगा, क्राउल करेगा। क्राउल करने के बाद क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मेरी क्लास में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको देखता हूं कि भाई आप इसी क्लास के स्टूडेंट हो ना। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी के साथ कोई फ्रेंड आकर बैठ जाता है, तो एक स्टूडेंट तो इस क्लास का नहीं है, बाकी के सारे स्टूडेंट्स इस क्लास के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पढ़ाने के दौरान कंसीडर किनको करूंगा, उस एक को माइनस कर दूंगा पढ़ाने के लिए। तो यूं समझ लें कि मैंने उसे क्राउल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर होगा वो क्या होगा, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपकी इंडेक्सिंग भी करूंगा कि भाई इनमें से कौन सा अच्छा बच्चा है, कौन सा पढ़ रहा है, किसको समझ में आ रही है, कौन छुट्टियां ज़्यादा करता है, कौन असाइनमेंट्स। बेटा मैं बोल रहा हूँ तो समझ आएगी ना, बोलने तो जी जी। तो कौन सा अच्छा बच्चा है भाई, जो अच्छा बच्चा होगा क्या होगा, वो पहले नंबर पे आ जाएगा, जो जिसके उसके बाद कम नंबर होंगे तो वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इस तरह एक इंडेक्सिंग हो जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी। अगर मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स होंगे तो 1 से लेकर 40 तक की एक लिस्ट बनेगी। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो विजिटर था, ना मैंने उसे क्राउल किया तो ना मैंने उसको इंडेक्स किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हो कि आप रैंक करो तो पहला फैक्टर क्या है, क्राउल होना। क्राउल होगे तो इंडेक्सिंग में आओगे ना। तो जिस स्टूडेंट को मैं क्राउल ही नहीं करूंगा वो तो इंडेक्सिंग में भी नहीं आएगा, तो जो इंडेक्सिंग में नहीं आएगा उसका तो रिजल्ट भी नहीं बनेगा, फेल कंसिडर ही होगा। इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि हम गूगल पे रैंक करें, तो अगर हम क्राउल ही नहीं होंगे तो इंडेक्स होने के चांसेस हैं नहीं है। तो अब हम कह रहे हैं कि हमें क्राउल होना चाहिए। किसने क्राउल करना है, हमें, क्राउलर ने। अब क्राउलर को हम कुछ इंफॉर्मेशन देने लगे हैं। हम कह रहे हैं भाई ये हमारी वेबसाइट है, जैसे एक इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल गई ऑटोमेटिकली कि भाई एक स्टूडेंट बैठा था, मुझे पता लग गया ये विजिटर है, हाँ ये स्टूडेंट नहीं है कॉलेज का, तो मुझे तो मिल गई ना। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि भाई क्या चीज़ें क्राउल होनी है और क्या चीज़ें क्राउल नहीं होनी। अब इसको यूं कर लें कि फॉर एग्जाम्पल आज ग्राफिक्स के टीचर नहीं आए और 5 स्टूडेंट्स उनके भी हैं, तो नीचे से उन्होंने कहा कि भाई इनके टीचर नहीं है, ये भी आपकी क्लास में बैठ जाएंगे। तो अब मैं जब पढ़ा रहा हूँगा तो मैं उन 5 को कंसीडर करूँगा, नहीं करूँगा। अगर वो क्वेश्चन करेंगे मैं उसको आंसर करूँगा, नो, कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो आज एज ए विजिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम चाहते क्या हैं कि हम क्राउल हों, और फिर ये भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कौन सा हिस्सा क्राउल हो और कौन सा ना हो। मैं कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स को मैंने क्राउल करना है, और जो ग्राफिक्स के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं जो कि विजिटर के तौर पर यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, उन्हें मैंने क्राउल ही नहीं करना। अगर वो कोई क्यूरी भी करेंगे तो मैं उनकी क्यूरी को आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि वो इस क्लास से रिलेट नहीं करते। मैं तो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास पढ़ाने लगा हूँ, ग्राफिक्स की नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा पहला टास्क क्या होगा, क्राउल होना। यानी कि पहला टास्क तो है क्राउल होना चाहिए। अगर हम क्राउल ही नहीं हो रहे फिर क्या बात होगी, कुछ भी नहीं, गड़बड़ हो गई। तो अब हम गूगल को ये बताने लगे हैं, क्राउलर को बताने लगे हैं कि क्या क्राउल होना है क्या नहीं। अब मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट अपलोड की। अब वेबसाइट जो मैंने अपलोड की है उसमें इंडेक्स भी है, उसमें अबाउट अस का पेज भी है, उसमें कोर्सेज का पेज भी है, और मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया वीडियोस के नाम से।
और मैं जो लेक्चर देता हूँ आपको, भाई मैंने एक होस्टिंग खरीदी थी, मेरे पास 100 GB की स्पेस थी उस होस्टिंग में, हाँ, तो मेरी वेबसाइट जो थी वो तो 20 GB में आ गई या 10 GB में आ गई या 5 GB में आ गई, तो बाकी तो इतनी सारी स्पेस मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने लेक्चर्स को भी यहाँ पर सेव कर लूँ, सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी है, तो ये तो मेरे पास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। अब जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, क्या मैं चाहूंगा, क्या मैं ये चाहूंगा कि वो क्रॉल हो? नहीं चाहूंगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्रॉलर को ये बताना चाहिए ना कि भाई ये वाला जो वीडियो का लेक्चर है ये क्रॉल नहीं करना। अब हम रोबोट्स की फाइल की मदद से क्रॉलर को कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि भाई ये कंटेंट क्रॉलेबल है और ये वाला कंटेंट क्रॉलेबल नहीं है। ठीक है, आइडिया हुआ व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोबोट्स फाइल। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नहीं बनाते भाई रोबोट्स की फाइल, ठीक है, सपोज मैं कर लेता हूं कि मेरे पास जो कंटेंट है उस कंटेंट की क्वांटिटी है 1000, सपोज कर लेते हैं। कंटेंट का मतलब फाइल ही होगा ना। मैंने नहीं बताया कि क्या क्रॉल होना है और क्या क्रॉल नहीं होना। इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉलर क्या करेगा, सारा ही क्रॉल करेगा। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल और भी कर लेते हैं। सुबह सुबह क्लास शुरू होती है, प्रिंसिपल साहब राउंड पे आते हैं, हर क्लास में खड़े होते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा पढ़ने के दौरान, थोड़ी सी देर के लिए खड़े होते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई सुबह बेल बजी तो पीछे आके खड़े हो गए और छुट्टी की बेल बजी तो फिर गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कुछ टाइम है ना उनके पास कि हर क्लास में उन्होंने मूव करना है। अच्छा, अब किसी क्लास में वो ज़्यादा टाइम खड़े भी हो जाते हैं और किसी क्लास में तो वो बिल्कुल ही नॉमिनल सा टाइम गुजारते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा गैस कर सकता है कि प्रिंसिपल किसी की क्लास में कितनी देर आके क्रॉल करेगा? नहीं पता ना, फिक्स टाइम तो नहीं है। इसी तरह क्रॉलर का भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर हम यूं कहें कि भाई कोई बात नहीं फिर क्या होगा, सारा कर लेने दो, ऐसा नहीं है। क्रॉलर का एक लिमिटेड टाइम होता है किसी भी वेबसाइट को क्रॉल करने का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एक्स्ट्रा चीजें उसमें डाल दी हुई हैं जो कि हम मैटर ही नहीं कर रही हमारे लिए, तो क्रॉलर आया, उसने क्रॉल करना शुरू कर दिया, तो उधर तक पहुंचा ही नहीं जो एक्चुअली क्रॉलेबल कंटेंट था, तो उसका टाइम पूरा हुआ और वो वहां से चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस विजिट ने आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं हुई। अगर आपकी वेबसाइट क्रॉल ही नहीं हुई तो इंडेक्स कैसे होगी? इंडेक्स भी नहीं होगी ना। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ कि मैं रोजाना पढ़ाने के बाद ना कुछ इंडेक्सिंग करता हूँ कि भाई ये 30 स्टूडेंट्स हैं ना, ये इनके टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। अगर उस दिन मेरी नज़र से कोई बंदा मिस हो गया 6 दिन, लेकिन वो बच्चा जो था वो टॉप ही था, तो गड़बड़ हो गई कि नहीं हुई? मतलब वो था तो तीसरे नंबर पर आने वाला बच्चा, लेकिन मुझसे स्किप हो रहा है वो किसी भी वजह से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पोजीशन तो किसी और ने ले ली, हालांकि वो था भी ठीक। अब लॉजिक समझ में आ रही है? तो हम रोबोट्स को कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि हमारी वेबसाइट में ये कंटेंट क्राउलेबल है और ये वाला कंटेंट क्राउलेबल नहीं है। ठीक है, चलें अब जरा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। रोबोट्स इज अ टेक्स्ट फाइल। सबसे पहली बात क्या है कि किस तरह की फाइल होती है? ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट फाइल है, HTML फाइल नहीं है। रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ वेबसाइट। रूट डायरेक्टरी का क्या मतलब है? अभी हम लोग वेबसाइट खोल रहे थे तो एक खास जगह से जाकर इंडेक्स की फाइल को ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रूट। वो रूट है आपका, जहां पर आपकी इंडेक्स की फाइल पड़ी है ना, और भी बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं, तो वो रूट फोल्डर है आपका। तो कहते हैं इस फाइल को भी कहां पर होना है? रूट में होना है। साइट मैप को भी कहां पर होना है? रूट में होना है। साइट मैप को भी हमने रूट में रखना है, इसको भी हमने रूट में रखना है। एंड गिव सर्च इंजन क्राउलर्स टू इंस्ट्रक्ट एज टू विच पेजेस दे क्राउल एंड इंडेक्स ड्यूरिंग द क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोसेस। यही बताया मैंने आपको कि भाई कौन कौन से पेजेस हैं जिन्हें क्राउल करना है और इंडेक्स करना है, और कौन से पेजेस हैं जिन्हें क्राउल नहीं करना। ठीक है, रोबोट्स इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट फॉलो द रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स। रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है कि भाई किसको, ये वही बात दोबारा कर रहा है कि किसको शामिल करने हैं। इंक्लूड करने का मतलब है कि इंक्लूशन का मतलब होगा कि इंक्लूड करने के मेथड्स, एक्सक्लूशन का मतलब होगा शामिल ना करने के मेथड्स, यानी कि एक्सक्लूड करने के मेथड के किन को एक्सक्लूड करना है जी। रोबोट फाइल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रूल्स। कहता है रोबोट्स की जो फाइल है उसके अंदर एक से ज्यादा रूल्स होते हैं। देखें जरा, पढ़े जरा, पढ़ा जा रहा है कि मैं इसको जूम बड़ा करूं थोड़ा सा? जरा ये जो 4 लाइनें लिखी हैं पढ़े, जोर से पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब पढ़ लें, रीड कर लें। ठीक है,
पहली लाइन में लिखा हुआ आ रहा है यूजर एजेंट, ठीक है। यूजर एजेंट का क्या मतलब होता है, यूजर डैश एजेंट। इसी तरह स्मॉल लेटर्स में यूजर लिखना है, डैश लगाना है, फिर एजेंट लिखना है। यूजर एजेंट का मतलब है कि क्राउलर्स, यूजर एजेंट का मतलब है कि भाई कौन से क्राउलर्स हैं जिन्हें आप अलाउ कर रहे हो। क्राउलर का मतलब क्या हुआ, भाई हम किस पे काम कर रहे हैं, गूगल पे। एमएसएन का भी क्राउलर है, याहू का भी क्राउलर है, सब सर्च इंजन के क्राउलर्स होते हैं ना। सो हमने कहा कि भाई जितने भी सर्च इंजन हैं सबके क्राउलर्स हमारी वेबसाइट को क्राउल करें। तो यूजर एजेंट से क्या मुराद हुआ, यूजर डैश एजेंट का मतलब क्या हुआ, यानी कि किसको पुकार रहे हैं हम, क्राउलर्स को पुकार रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाई क्राउलर्स कौन से होंगे, तो हमने लगाया कॉलन स्टैरिक। स्टैरिक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, इसका मतलब होता है ऑल। स्टैरिक का मतलब ऑल होता है। चलो जी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहला रूल क्या बताया हमने उसको, सारे क्राउलर जिसको क्राउल करें, ठीक है। नंबर 2, सेकंड नंबर पे क्या रूल आ रहा है, अलाउ कॉलन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से तो फील हो रहा है कि मैं कह रहा हूं सब कुछ अलाउ कर दो, ऐसे ही है। अब मैं यहां पर इसलिए सब कुछ अलाउ करवा रहा हूं कि मैंने यहां पर कुछ ऐसा नहीं लिखा जिसे मुझे डिस अलाउ करवाना है। मैंने सिर्फ वेबसाइट ही अपलोड किया, अननेसेसरी कंटेंट उसमें रखा ही नहीं हुआ, बल्कि उसमें सिर्फ वो चीजें रखी हैं जिनको मुझे क्राउल करवाना है। तो मैंने इतनी लाइन का तो मतलब यही समझ में आ रहा है कि सब कुछ अलाउ है, मगर इसका मतलब नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको कि सब कुछ अलाउ नहीं है, कुछ हमने डिसअलाउ भी किया। अब वो कैसे किया, अलाउ कैसे किया, अलाउ कॉलन, उसके आगे फोल्डर का नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी वीडियो के फोल्डर की, मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं कि भाई आप जो अपनी वेबसाइट में चेंजेस करते हैं, तो जब आप चेंज करते हो तो एक पुरानी फाइल होती है, एक नई फाइल होती है, ऐसे ही है ना। आज मैंने इंडेक्स की फाइल में चेंज किया है, तो आज की इंडेक्स फाइल और गुजरे हुए कल की इंडेक्स फाइल में फर्क होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने 10 दिनों के बाद फिर इंडेक्स की फाइल में चेंज की, अब उस फाइल में और आज की फाइल में फिर डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या है कि मैं ये चाह रहा हूं कि वो जो मेरा पुराना डाटा है वो भी मेरे पास रहे। तो मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया टेम्प के नाम से। जब मैं नई चेंजेस करने लगता हूं तो पुरानी फाइल की एक कॉपी वहां पे रख लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा क्लाइंट मुझसे चेंजेस करवाता है, पूरा महीना भर चेंजेस करवाता रहता है, और फिर मुझे आखिर में कहता है कि वो जो आपने 7 तारीख को किया था ना, वो 6 तारीख वाला डाटा वापस ले आए। तो अगर मैंने उसकी फाइलों को ओवरराइट ही कर दिया हुआ तो पुराना तो डाटा वापस नहीं आएगा ना। लेकिन अगर मैंने वो 6 तारीख की फाइल की इंडेक्स कॉपी अपने पास रखी, फिर मैंने 15 तारीख की इंडेक्स की कॉपी अपने पास रखी, फिर मैंने 25 तारीख की इंडेक्स की कॉपी अपने पास रखी, तो मेरा जो दिल करेगा मैं उसे रिस्टोर कर लूंगा। लेकिन ये सब कुछ मैं मेन रूट पे रखूंगा तो मैं तो क्रोलर को कंफ्यूज करूंगा। क्रोलर कहेगा भाई इतनी सारी इंडेक्स फाइलें हैं, सर कौन सी है। इसलिए मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया टेम्प के नाम से, टेम्परेरी फोल्डर बनाया और उसके अंदर बैकअप्स रखने शुरू कर दिए। अब ये जो टेम्प का फोल्डर है, क्या मुझे इसे क्राउल कराना है, नहीं कराना। ये मैंने अपनी मेमोरी के लिए अपने लिए रखा हुआ है, ताकि अगर मुझे कभी पुराना डाटा रिस्टोर करना हो तो मैं यहां से कराऊंगा। लेकिन मैं मना कर दूंगा क्राउलर को कि भाई इस पे ना आना। तो यहाँ दिस अलाउ कॉलन ये लिखा हुआ है, CGI-bin, एक फोल्डर का नाम लिखा हुआ है मैंने। इसका मतलब है इसको भी मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ। ये कौन सा फोल्डर है, ये होस्टिंग के अंदर एक सिस्टम फोल्डर होता है, होस्टिंग के अकाउंट में ये ऑटोमेटिक बन जाता है। तो इसको हमें क्राउल नहीं करना, इसका हमारी वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरीके से मैं एक स्पेस दूंगा और इसके आगे लगा दूंगा टेम्प, फिर एक स्पेस दूंगा उसके आगे लगा दूंगा वीडियो। तो जिसको मुझे रोकना है मैं उसका रेफरेंस किस में दूंगा, दिस अलाउ में दूंगा, ठीक है। कितने रूल हुए अभी तक, 3 रूल हुए। अच्छा जी, चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये है, चौथी इंफॉर्मेशन मुझे ये देनी है कि भाई क्राउलर ये साइट मैप बन गया हुआ है, ठीक है, ये बड़ा हुआ है, टेंशन नहीं है, साइट मैप को नहीं ढूंढना तुमने, ये लो साइट मैप का लिंक भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट्स की फाइल और साइट मैप की फाइल में अगर हम ये देखेंगे, पहले क्या बनना चाहिए, साइट मैप बना लिया, उसका URL क्रिएट हो गया। अब आप ये देख रहे हैं ना, मेरे पास तो फाइल आई है, मैंने यहाँ फाइल तो नहीं लगाई हुई, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन एड्रेस दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइट मैप को मैं पहले अपलोड करूंगा वेबसाइट पे, ताकि उसका एक ऑनलाइन URL बन जाए, और उस URL को मैं यहाँ पे लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, साइट मैप कॉलन और ये पूरे का पूरा URL। भाई ये कौन सा URL है जो भी आपने देखा था, वही है ना। इसका मतलब ये है कि ये लाइव हुआ है तो ही है ना। जैसे मैंने अभी भी साइट मैप बनाया, लेकिन मैंने अभी लाइव तो नहीं किया। जो मैंने साइट मैप अभी क्रिएट किया, क्या मैंने उसे लाइव किया, मैंने उसे लाइव नहीं किया, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर कौन सा एड्रेस आएगा? लाइव हो। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं रोबोट्स की फाइल बनाने लगूंगा तो उससे पहले साइट मैप को लाइव करूंगा, उसके बाद यहाँ पे लाकर उसको यूज करूंगा। तो चौथा रूल क्या हो गया भाई? ये 4 रूल्स हैं, ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं, ये 4 रूल्स हैं, जो मर्जी से कह लो। ये 4 मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन हैं जो हमने रोबोट्स को देनी है। डिसअलाउ ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिसअलाउ एक भी हो सकता है, डिसअलाउ कोई भी नहीं हो सकता। मैं कहीं चॉइस है ना, ये कोई बंदा कहेगा मैंने रखा ही कुछ नहीं है भाई, मैंने तो सिर्फ वही चीज़ें रखी हैं जो मुझे अलाउ करवानी थी, तो मैंने डिसअलाउ करने वाली तो कोई चीज़ उसमें ऐड ही नहीं किया। अब आ जाते हैं इधर वापस। ये हमने एक रोबोट्स की फाइल को रीड किया। हाँ, अब आप अगर इस पूरी लाइन को देखें, मैं ये कहता हूं कि भाई मुझे रोबोट्स की फाइल बनानी है और मेरा डिसअलाउ भी कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि मेरा डिसअलाउ कोई नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं इस पूरी को कॉपी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? जरा जल्दी जल्दी आपने बताना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिसअलाउ की फाइल है। डिसअलाउ की फाइल है, ओके जी। और कोई बंदा बताए? ले मैंने कॉपी कर दिया। जी बताएं जरा, बाकी के स्टूडेंट्स बताएं, मैं इसे कॉपी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? देखिए मैंने कॉपी कर दिया, उसको कर दिया कॉपी। इतना लंबा चौड़ा नाम आ रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि किसी भी वेबसाइट में, मतलब किसी और प्रोजेक्ट में मैं इस रोबोट्स को यूज करने जा रहा हूं, ठीक है, पहली लाइन ठीक है कि गलत है? ठीक है, पहली लाइन तो चलेगी, फाइन। दूसरी लाइन वो भी चलेगी। चलेगी। अब तीसरी लाइन कस्टमाइज हो जाएगी, ऐसे ही है ना? वो आपकी चॉइस है क्या है। मैं कहता हूं भाई तीसरी लाइन ये है, बढ़िया कि और भी कुछ लिखता जाऊं? ये मैंने इतने सारे फोल्डर्स बना लिए, मैंने कहा ये सारे वो फोल्डर्स हैं जिनका ताल्लुक मेरी वेबसाइट से नहीं है, तो भाई इनको डिसअलाउ कर लो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना हो, कोई भी ना हो इस तरह का फोल्डर, लेकिन ये एक तो होगा ना भाई। मैंने कहा था ना कि ये तो एक डिफॉल्ट फोल्डर है, ये तो एक होस्टिंग में मौजूद फोल्डर है, तो आप वेबसाइट जब इस पर आएगी तो इसको भी रीड करना शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने रहने दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अब आगे आते हैं, तीसरी लाइन साइट मैप, ये रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी सर। ये भी नहीं रहेगी, पक्की पक्की उड़ा दूं? नहीं सर, यूआरएल चेंज होगा। हाँ, यहां पर उस वेबसाइट का एड्रेस आ जाएगा जिस वेबसाइट की आप रोबोट्स फाइल बना रहे हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जी मेरी वेबसाइट का तो नाम है abc.com, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर आकर लगा दिया abc.com फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब आगे क्या आ गया? ये तो वेबसाइट का नाम है ना abc.com, उसके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? /sitemap.xml। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि abc.com में एक फाइल पड़ी हुई है और उसका क्या नाम है? sitemap.xml। मतलब साइट मैप पहले से बना हुआ है, लेकिन साइट मैप नहीं बना हुआ भाई, हमने तो बनाया ही नहीं अभी तक। तो फिर मुझे पहले क्या करना है? पहले मुझे साइट मैप बनाना है, साइट मैप को वेबसाइट पर अपलोड भी करना है। जब वो लाइव होगा तो फिर मैं ये लिखूंगा, नहीं तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैंने प्लान किया कि यार चलो रोबोट्स भी बना लेते हैं, साइट मैप भी बना लेते हैं, दोनों को इकट्ठा ही लाइव कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने रोबोट्स लगाई नहीं ना। तो आपने पहले अपलोड किया साइट मैप, पहले क्लिक पर आपने साइट मैप अपलोड किया, दूसरे क्लिक पर आपने रोबोट्स की फाइल अपलोड की, तो दोनों अपलोड हो गई। दोनों को टेस्ट कैसे करोगे फिर? abc.com/sitemap, अगर तो सही अपलोड हुआ होगा तो आपकी फाइल खुल जाएगी। abc.com/robots.txt, सही फाइल खुल जाएगी, ठीक है। अगर सही फाइल ना खुले इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रोबोट्स नहीं है। कुछ चलाते हैं, तुक्का मार के देखते हैं भाई किसकी ना हो। टिप्स एकेडमी खोलते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गूगल सर्च कंसोल, इसको बोलते हैं GSC। जैसे इस क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं, इसी तरह अब हम अपनी वेबसाइट को गूगल के पास लेकर जा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट की आज की तारीख के बाद मॉनिटरिंग शुरू कर दो। हमारी वेबसाइट को देखो क्या हो रहा है, कहाँ से ट्रैफिक इस पे आने लगी हुई है। एनीवेज इस पर क्लिक कीजिए, तो कैमरे लगवाएंगे। वेबसाइट को कैमरे लगवा रहे हैं, ठीक है। /robots
.txt। नहीं बना हुआ। उप्स उप्स आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं बना हुआ। इसकी तरह वो भी देखें, मैंने स्पेलिंग तो नहीं गलत लिखे थे, मुझे तो लग रहा है स्पेलिंग गलत है। आर था कि नहीं था? एक दफ़ा फिर लगा कर देख लेते हैं। आई थिंक सो के मुझे फील हुआ कि आर नहीं था इसमें। अब पूरा लिखा गया है रोबोट्स, है ना? ठीक है ना, वो पहले साइड मैप ही है। हाँ ये देखें जरा इसमें क्या है। आ गया डिसअलाउ, इन्होंने अपना सिस्टम फोल्डर डिसअलाउ किया हुआ है। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ये भी पता लग गया हमें किस में बनी हुई है। दराज की वेबसाइट किस में है? वर्डप्रेस में। चेक किए, शॉपिफाई वेबसाइट नहीं है, सीएमएस है। शॉपिफाई इज नॉट वेबसाइट, हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं। वर्डप्रेस इज नॉट वेबसाइट, वर्डप्रेस भी सीएमएस है। शॉपिफाई सीएमएस है, विक्स सीएमएस है, ये सब सीएमएस है, वेबसाइट्स नहीं है। दराज वेबसाइट है, जियो वेबसाइट है, ARY वेबसाइट है, स्पार्क व्हील्स वेबसाइट है। यहाँ पर आप वेबसाइट्स बनाते नहीं है, वेबसाइट्स यूज करते हैं इनकी, ठीक है। ठीक हो गया, तो आपको पता लग गया कैसे किसी का हमने देखना है। और इसमें भी वही चीज़ें आ रही हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं। अभी मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड में है जी। आते जाएं जरा नीचे और व्हाट हैपन इफ यू डोंट हैव अ रोबोट फाइल। अब मैंने इतना घंटा लेक्चर दिया आपको, अब आप बोल सकते हैं ना ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं आपको, आपके पास इसके आंसर होंगे। व्हाट हैपन इफ यू डोंट हैव अ रोबोट फाइल, इसका मतलब है भाई उसके लगा दिया काम के ऊपर, ढूंढो हमारा डाटा कौन सा है। हाँ, और मैंने आपसे क्या कहा था कि क्राउलर का एक स्पेसिफिक टाइम होता है किसी वेबसाइट पे आने का, वी डोंट नो, नोबडी नोज, गूगल करेंगे तो भी नहीं पता लगेगा। हाँ, इस टाइम को हम बोलते हैं क्राउल बजट। टेक्निकली इसका नाम होता है क्राउल बजट। वी डोंट नो कि क्राउलर का क्राउल बजट क्या है। क्राउल बजट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ करेंसी, इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्राउल बजट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि भाई इसका टाइम कितना है, नोबडी नोज, बहुत कम टाइम है। इसलिए हमें एग्जैक्टली वो चीजें रोबोट फाइल में लिखनी है जो हम इंडेक्स और क्राउल करवाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताइएगा व्हाट हैपन इफ आई एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग माय वेबसाइट। भाई डिसअलाउ होगी गलती से मुझसे इंडेक्स की फाइल, गलती से होगी, मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन गलती से लिखा गया, क्या होगा जी? क्या होगा? गलती से भाई आपने पीक सोल्यूशन आना था ज़राट शहीद रोड, गलती से आप शालामार चले गए तो क्या होगा? तो वहीं पहुंच गए हो ना, ठीक है। ये गलती आपको खुद ही सुधारनी पड़ेगी, गूगल आपकी हेल्प नहीं करेगा। हाँ, वो नहीं कहेगा कि भैया कहाँ आ गए हो, अभी पार्क में आ गए हो, कॉलेज गए थे तुम तो, ठीक है, शाम को घर चले जाओगे, ठीक है। आपने गलती की है, आप ही को सुधारनी पड़ेगी, अदरवाइज गूगल यही समझेगा कि आप शालामार के लिए निकले थे। गूगल को आपने ब्लॉक कर दी, इसका मतलब गूगल क्या समझेगा, आप इसे ब्लॉक करने आए थे। आपने खुद ब्लॉक किया अपनी इंटेंशन से, और उसके बाद आप ब्लॉक करके भूल गए, सब कुछ आप भूले बैठे और फिर आप कह रहे हैं इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसको क्रॉस चेक मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो ब्लॉक कर दी तो ब्लॉक कर दी, ठीक है। हाँ जी, डू यू नीड अ रोबोट फाइल? नहीं होगी तो क्या होगा, सब कुछ ही क्रॉल होना शुरू हो जाएगा, और सब कुछ क्रॉल होगा ही नहीं, इसलिए कि उसका क्रॉल बजट कम है, तो सबको तो क्रॉल ही नहीं कर पाएगा। तो हर क्रॉल विजिट पे कुछ ना कुछ क्रॉल करेगा, तो हो सकता है बहुत सारे क्रॉल्स, बहुत सारे विजिट्स के ऊपर जाकर कहीं उसे कोई एक आधी ऑप्शन क्रॉलेबल मिल जाए। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, टू इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट रोबोट्स फाइल। नंबर 1 कहता है भाई पहली बात तो ये है कि ये जो आप रोबोट्स की फाइल में कुछ लिखने लगे हुए हैं, तो ये कोई डायरेक्टिव्स हैं, ये ऑर्डर्स नहीं है, ठीक है ना। अब ये नहीं है समझना आपने कि भाई आपने जो है गूगल का क्रॉलर आपके तहत आ गया है और आपने उसे कहा आज क्रॉल करो, तो उसने आज क्रॉल करना ही करना है और उसी तरह करना है जैसे आप कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया है, वो इसके मुताबिक करेगा, मगर इसको चैलेंज भी नहीं हम कर सकते, उसका अपना भी कोई मैकेनिज्म हो सकता है कि उसके मुताबिक वो उसको काम करे। नंबर 1 जी कहते हैं अगर आप चाहते हैं, दूसरी बात क्या है, कहते हैं दूसरा तरीका यह कहता है अगर आप किसी फाइल को चाहते हैं कि ये क्राउल ना हो,
आप कुछ भी नहीं करें लेकिन ये फिर भी क्राउल ना हो, यानी कि मेरी वेबसाइट में आप समझें कोई 50 फाइलें थी, उनमें से 10 ऐसी फाइलें हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ क्राउल ना हो, तो कहता है भाई जिनको आप क्राउल नहीं करना चाह रहे ना उनको पासवर्ड लगा दो। थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं ना फाइलों को पासवर्ड लगाने के लिए, तो क्राउलर आएगा, फाइल को खोलेगा, तो फाइल तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, फाइल तो नहीं खुलेगी ना, ऐसे तो नहीं हैक करना शुरू हो जाएगा भी इसका पासवर्ड क्या है। हाँ, जो फाइल नहीं खुलेगी उसको इग्नोर कर देगा, सिर्फ उसी फाइल को करेगा क्राउल जो ओपनेबल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात भी हमें याद रखनी है। तीसरे नंबर पर क्या है, फिर वो कहता है आपने क्या किया, अबाउट अस का पेज, आपने अबाउट अस के पेज को कहा कि भाई इसमें अभी इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि मेंटेनेंस चल रही है, पेज में कोई अपडेट आ रहा है, तो एक बंदा कुछ काम करने लगा हुआ है, तो आपने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया कुछ देर के लिए। ऐसे ही है ना भाई, इधर क्लास हो रही है, अभी कोई बंदा पेंट शेंट का डब्बा पकड़े और आ जाए और हमें दूसरी क्लास में चाहिए, तो बाहर से लॉक ही लगा देंगे ना थोड़े दिनों के लिए, अब सारी उम्र तो नहीं ताला लगा के रखेंगे। तो वो ये कहता है कि आपने कुछ अर्से के लिए उसे ब्लॉक कर दिया। तो अब हम ये समझते हैं कि शायद ये क्राउल नहीं हो रही, मगर गूगल क्या कहता है भाई ये अभी भी क्राउल हो सकती है। कैसे, आपका जो होम पेज है, होम पेज के ऊपर एक हाइपर लिंक है, होम पेज को तो नहीं आपने रोका ना कि क्राउल ना हो, होम पेज तो क्राउल हो रहा है, और होम पेज के ऊपर एक हाइपर लिंक पड़ा हुआ है, जब उस पर क्लिक करते हैं तो आप अबाउट अस के पेज पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्टली तो क्राउल नहीं हो रही, इनडायरेक्टली स्टिल क्राउलेबल है ये। तो कहता है भाई अगर आप चाहते हैं कि वो ये बिल्कुल क्राउलेबल ना रहे तो इसके जो हाइपर लिंक्स पड़े हुए हैं उनको भी डेट करें जाके। यानी इसका मतलब क्या हुआ, होम पेज के ऊपर इसका लिंक था तो उसको मैंने हटाया उस वक्त तक जब तक मैं उसे क्राउल नहीं करना चाह रहा। जी, ये चीजें हमने पढ़ ली है ना भाई, यही सब कुछ लिखा हुआ था। ये डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज यूजर एजेंट, ये थोड़ा सा इसको डिफाइन किया हुआ है। ये क्राउल बजट को डिफाइन किया हुआ है कि क्राउल बजट क्या होता है जी। और ये क्या लिखा हुआ है, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आ गया। लेकिन एक चीज याद रखें, वर्डप्रेस की वेबसाइट भी तो होस्ट हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका भी एक सी पैनल होगा। तो अगर हम चाहें तो उसके सी पैनल में बिल्कुल इसी तरह हम अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास एसईओ का प्लगइन होगा, ये एक सिंबल सा बना हुआ है वाई का, ये किस चीज का सिंबल है, ये सिंबल है योस्ट का, ये एसईओ का एक प्लगइन है, योस्ट इसका नाम है। तो कहता है और ये जरूरी नहीं है कि यही हो, ऑल इन वन एसईओ टूल्स एक अलहदा से है, मैथ रैंक एक अलहदा से है, और ब्ला ब्ला बहुत सारे हमारे पास प्लगइन्स हैं जो एसईओ के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। तो इस वक्त ये वाला प्लगइन है, ये आ रहा है, कहता है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइल एडिटर, इस पे क्लिक करेंगे क्या हुआ, सामने फाइल आ गई आपके। ये फिजिकल नहीं है, फिजिकल तो नहीं है ना भाई, ये फाइल हम अपलोड करने की तो बात ही नहीं कर रहे। हम किधर आए हैं, सीधे सीधे कहाँ आए हैं, वर्डप्रेस में। मैं क्या सीधा वर्डप्रेस में आए हैं, वर्डप्रेस तो पहले से ही लाइव है। अच्छा, ठीक है, ये जो मैंने स्लाइड्स आप लोगों को भेजी हुई है मैं वहीं से खोल रहा हूँ, ये सारी वही स्लाइड्स हैं जो नोट्स में पड़ी हुई हैं। नोट्स के फोल्डर में ये स्लाइड्स मौजूद हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वाला ग्रुप लेटर ऑन ज्वाइन किया हो तो मुझे बता दे, या कोई दूसरा स्टूडेंट उसको रीशेयर कर दे उसी फोल्डर में दोबारा से, ताकि उसके लिए भी एक्सेसिबल हो जाए जिसने लेटर ऑन ज्वाइन किया हुआ है जी। तो ये किसमें आगे हम वर्डप्रेस में आकर सिर्फ यहाँ पर टाइप कर देना और सेव कर देना बस, अगर हमें ये काम वर्डप्रेस में करना होगा। ठीक है, लीजिए हमारा काम हो गया ख़त्म।